Right. Okay, so in continue with our board theory of board theory of atomic model. ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो बोर ने सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बोर ने कहा था कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसके सराउंडिंग अलग अलग क्लासेस होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लास में ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा। तो आपके एनर्जी स्टेट जो है वो क्वांटिफाइड है, मीन्स फिक्स्ड है। मतलब आपकी एक सीढ़ी की तरह, ये सीढ़ी की तरह है, ये सीढ़ी है, उसका सेकंड सेकंड पाया ये है, थर्ड पाया ये है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन will jump like one step to another step, or it can again jump in lower state by emitting energy. When it will jump to higher energy, higher state, it will absorb energy, and again it will come down its real state or its ground state, then it will emit the energy. ठीक है ना, तो ये उन्होंने समझाया था। तो इसके रिगार्डिंग हमने कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ भेजे थे और ये मैंने पीपीटी भी आपको भेज भी दी, तो एक बार आप पढ़ के थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। तो ये सब ट्वेल्थ का पोर्शन ही है, मैं आपको अप टू ट्वेल्थ ही पढ़ा रहा हूँ, ट्वेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। बट ये चीजें ट्वेल्थ तक हैं और ये आपको आनी चाहिए, इसलिए ये आपको जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इससे कम पढ़ाना से आपको दिक्कत होगी आगे। ओके, सो द स्टेशनरी स्टेट्स for electron are numbered n is equal to 1, 2, 3. This integer number are known as principal quantum number. इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम का क्या मतलब होता है? क्वांटम मतलब इफ यू आर गोइंग टू फिक्स समथिंग, ओके, मींस लिमिटेड क्वांटम। ओके, तो क्वांटिफाइड मींस कुछ चीज पैकेट में भी समझ सकते हैं कि वो फिक्स अमाउंट में रहेगी। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ? आपका वही एटम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्लास है, उन क्लास को उन्होंने, सॉरी ये इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इन क्लास को उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला। ये पूरा कनेक्ट है, सॉरी इस टाइप से बना है, लेकिन जो भी, हाँ, तो ये क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम। ओके, तो जो सबसे नियरेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे वन, इसको बोलेंगे हम वन। देन जो इससे दूर होगा उसको बोलेंगे टू, एंड सो ऑन। ओके, इससे आगे जो भी होगा वो थ्री फोर लाइक से बोलेंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ। ठीक है, सो द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर इज एन, 1, 2, 3, एंड दिस इंटीजर्स सॉरी, दिस इंटीजर्स नंबर आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्लियर हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? जो आपकी क्लास है उन्हीं को यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला है। ओके, the radii of the stationary state are expressed as Rn is equal to n a0 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा कि आपको रेडियस कैसे निकालोगे किसी भी क्लास का? ठीक है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला है ये लगाना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले n1 का निकालना है। ठीक है, जो मेरी क्लास n इज इक्वल टू 1 है उसका निकालना है। तो उसका क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो, तो एन इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है, तो एन इज इक्वल टू वन रखूंगा, वन स्क्वायर देन ए जीरो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वन स्क्वायर वन ही होगा और वन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए जीरो आएगा। तो ये आपका इक्वल टू ए जीरो। तो मेरे कहने का मतलब कि जो ये कांस्टेंट है ए जीरो, वो होगा इक्वल टू आर वन, वी कैन से। ओके, जो सबसे नियरेस्ट आपकी जो क्लास है उसकी रेडियस कितनी होगी, वो इक्वल टू ए जीरो होगी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 54 पॉइंट, हाँ 52.9 होती है उसकी। ठीक है ना, तो 52.9 पिकोमीटर, पिकोमीटर मीन्स 10 10 to the power -15। ओके, तो इतने छोटी रेडियस होती है ए जीरो की, मीन्स ए जीरो किसके इक्विवेलेंट था? आपका नियरेस्ट सेल। तो ये कितना होगा? ये 52.9 होगा, 52.9 पिकोमीटर। ये आपकी फर्स्ट डिस्टेंस होगी। ओके,
then thus the radius of the first stationary state called as Bohr orbit is 52.9. ओके, सो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है ये N1, इसको हम बोर ऑर्बिट बोलते हैं और इसकी जो रेडियस है वो 52.9 होती है। ठीक है, अभी आप अपने नोटबुक में n इक्वल टू 2 और 3 की निकाल के बताइए कितनी आएगी। n इक्वल टू 1 तो ये हो गया, इसी फॉर्मूले को यूज करिए और n इक्वल टू 2 और 3 की निकाल के बताइए। इट इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, ओनली यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट रिजल्ट। यस, सपोज ये आपका है N2, तो एक और ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये आपका है N3। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी या मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये होगी आपकी R2 और ये होगी आपकी R3। R2 कितनी होगी? सिंपल सा फॉर्मूला बताओ। 211.67। 211। 200, हाँ 211 पॉइंट कितना था? 6। अच्छा, ठीक है, सो ये होगी पिकोमीटर में, है ना, इसकी डिस्टेंस हमेशा ये यूनिट ऑफ सेम रहेगी। तो इसको कैसे निकालना है, देखो बहुत सिंपल है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अपने को निकाल दिया R2, तो एन की जगह मैं 2 रखता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू, एक बार लिख देते पूरा, 2 स्क्वायर इंटू A0, और A0 की वैल्यू कितनी थी वो यहाँ पे दे रखी है 52.9। बस इसको सोल्व करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 52। हाँ सही है, ये मतलब जो रीडिंग है, क्योंकि इट इज अराउंड 53। ओके, सो 53 इंटू 4, हाँ, दिस रिजल्ट इज राइट। ओके, so it will be equal to 211.6. Okay, good. So by this formula we can calculate radius of any orbit. Okay, so it is given by Bohr. Then C is the energy of its stationary state. It is given by the expression. ओके, रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी। En मींस एनर्जी ऑफ एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एनी सेल इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो RH एक कांस्टेंट है, रेबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये फिक्स है, और आपका n इज इक्वल टू आपको आपकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो रखना है। अगर 1 होगा तो 1 रखेंगे, 2 होगा 2 रखेंगे, और RH की वैल्यू रखेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी एनर्जी आ जाएगी। ये भी बहुत सिंपल है ना, कोई भी वैल्यू रख के आप कर सकते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन एंड डिपिक्ट इट्स स्टेबिलिटी रिलेटिव टू रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी एंड n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, सो अगर n इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो ये जीरो होगा। ठीक है, अगर आप n इज इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी का किसी भी भाग देता है तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। ओके, तो en इज इक्वल टू जीरो आएगा जब आप n इज इक्वल इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कोई अनंत में क्लास है, मतलब वो जो क्लास बहुत दूर है जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो वहां पे उसकी एनर्जी जीरो होगी। या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर है तब उसकी एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, इसको इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एटम से बिल्कुल ही बाहर है, उसके मतलब प्रभाव से बिल्कुल बाहर है, तब उसकी एनर्जी जीरो होगी। बट जैसे ही वो किसी क्लास में आया, सपोज यहाँ पे कोई भी क्लास ले लो, सपोज सिंपल अपन एक एक ले लेते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन 1, तो ये इसका पूरे की वैल्यू, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस RH, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, RH की वैल्यू ये है,
तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फाइनल। तो वी कैन से En E1, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव -2 जो भी है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, सो नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन द एनी क्वांटम नंबर कंपेयर टू इंफिनिटी, ठीक है ना। मतलब इंफिनिटी में उसकी एनर्जी 0 होगी, लेकिन जैसे ही वो किसी एटम में आएगी उसकी एनर्जी और नेगेटिव हो जाएगी, मतलब वो 0 से भी कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है आप। ओके, तो दिस ये यहाँ का मतलब जिस्ट है कि आपका इन्फिनिटी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कुछ होगी, बट जैसे ही वो किसी एटम में आता है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। Then this negative sign means that the energy of the electron in the atom is lower than the atom of free electron at the rest। मैंने बोल दिया ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन का हमने काउंट किया था, एनर्जी 0 आ रहा था, लेकिन हमने उसको ही किसी क्लास में काउंट किया तो वो नेगेटिव आ रहा है। सो वी कैन से कि नेगेटिव मतलब और कम है, 0 से भी कम है। सो इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग स्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है। A free electron at the rest is electron that is infinity far away from the nucleus is assign the energy value of 0, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं बोर को। जो बोर ने थ्योरी दी थी वो थ्योरी कुछ अलग एटम जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पे भी अप्लाईकेबल कर सकते हैं। उसमें क्योंकि हीलियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस में। हीलियम में अगर हीलियम आपका न्यूट्रल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। बट अगर इसको मैं He+ बना देता हूँ, He+ मीन्स इफ आई विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, फिर एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ठीक है। वैसे ही लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन Li+2 बना रहा हूँ, Li+2। अगर Li+2 बनाया तो भी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। वैसे ही और बेरिलियम+3, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी और रेडियस वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला यह होगा 2.18 Z² वेयर Z इज इट्स एटॉमिक नंबर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और n इज इक्वल टू क्लास, कौन सी क्लास में हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं या कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम थिंग Rn इज इक्वल टू 52.9 n²/z, यहाँ भी वही वैल्यू है। अगर इसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपका रेडियस और एनर्जी काउंट हो जाएगी। अच्छा, जो बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था वो फॉर्मूला क्या था? Rn इज इक्वल टू 52.9, ये मतलब A0 की वैल्यू थी, इंटू n², ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। जी। लेकिन अदर एटम्स के लिए ये फॉर्मूला उसने ये दिया है। तो इसमें क्या नई चीज है कि उसने इसको जेड से डिवाइड किया है। जेड है आपका एटॉमिक नंबर। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि जो दूसरे एटम है, जो हीलियम, लिथियम, बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, तो उनकी रेडियस हाइड्रोजन से कम होगी या ज्यादा होगी? उनका ज्यादा होगा ना सर? मतलब किसी भी क्लास की बात कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, क्वांटम नंबर 1 की वैल्यू अगर मैं काउंट करूं हाइड्रोजन के लिए, और फिर मैं काउंट कर रहा हूँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो कैसा ट्रेंड होगा? बढ़ता हुआ होगा या कम होता होगा? बढ़ता हुआ क्यों क्लास होगा, को। कम होता हुआ क्यों होगा? दोनों एक्सपेरिमेंट करिए, कोई भी करिए। थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए, कोई ज्यादा में बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जो ये मैथमेटिकल चीज होती है वो बड़ी इजी होती है, इसको समझना बड़ा इजी होता है। देखो ये हाइड्रोजन के लिए है, ये जो वाला फर्स्ट वाला फार्मूला है ये हाइड्रोजन के लिए है। और ये सपोज हीलियम, लिथियम, तो इसमें मैं डिवाइड बाय जेड कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी चीज में डिवाइड करता हूँ तो वो चीज ज्यादा होगी या कम होगी उसकी वैल्यू? कम होगा सर। कम होगा ना। तो मतलब n इज इक्वल टू 1, अगर मैं फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात करूं, फर्स्ट रेडियस की बात करूं, अगर फर्स्ट क्वांटम नंबर की रेडियस की बात करूं, तो हाइड्रोजन की सबसे बड़ी होगी, उसके बाद हीलियम की, उसके बाद लिथियम की, और उसके बाद बेरिलियम की, ठीक है। तो मैं अगर हाइड्रोजन से इधर जा रहा हूं तो रेडियस कम होती जा रही है,
ऐसा क्यों हो रहा है? अब मतलब अब इसको मैथमेटिकली मैं दोनों चीज को को रिलेट कर रहा हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला और आपका मतलब आपकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो बताइए मुझे कैसे होगा। मैंने यार डायग्राम ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा है बताइए। सर एटॉमिक नंबर जब हाइड्रोजन हीलियम में जाएगा 1 2 3 ऐसे होते हुए जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन सर मैं एक चीज डाउट था मेरे को कि जो एन की जो वैल्यू है हम्म। वो तो अपना क्लास बताता है। हाँ तो वो वन है, मतलब वो तो फिक्स है, वो फिक्स कर दिया मैंने वन। अच्छा 1 ही रहेगा हमेशा। हाँ हाँ, फिर अभी तो सर अपन बढ़ेगा ना एटॉमिक नंबर। हम्म। अभी अभी अपन फर्स्ट क्लास की बात करें तो कोई भी एटम है ना, उसकी फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है या उसकी जो फर्स्ट हम्म। क्लास है उसी की बात कर रहे हाँ तो फिर तो सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, हाइड्रोजन का हैं। 1 है, हाँ हीलियम का 2 हो जाएगा, हाँ, वेरी लिथियम का गुड। 3 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर कम ही होता जाएगा रेडियस। हाँ हाँ, पर कम क्यों, ये तो आपने इस फॉर्मूले से बता दिया। लेकिन आप मुझे फिजिकली हम्म। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब एक एक क्या बोलते हैं, रियल क्योंकि सर रियल। ये न्यूक्लियस है। हेलो वेरी सर। गुड। हाँ हाँ हाँ। न्यूक्लियस से ये दूर जा रहा है। हाँ हाँ मीन्स जो उसका नंबर हो रहा है, अगर 2 हम एक्सपेंड करें या 3 करें, हाँ तो ये हाँ न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। हाँ हाँ और हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियस से करीब हो रहा है, इसलिए वो हाँ। स्ट्रांग रहेगा। अब लेकिन नहीं सर अगर हाँ। रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब तो फोर्सेस कम हो रहा है ना। हम्म अगर रेडियस कम हो रहा है यानी स्ट्रांगली उसको बाउंड कर रहा है हम्म न्यूक्लियस से, हम्म। तो जितना रेडियस कम रहेगा उतना उसकी बॉन्डिंग ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। हाँ देखो मैं आपको जैसे एक हम। चीज वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक बार, कि आपका जो क्लास है वो मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, ओनली जो हाँ। पहली जो क्लास है। ठीक है। दूसरी चीज, मैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम की बात कर रहा हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है एज आई एम मूविंग फ्रॉम जी। लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो मैंने हम्म। आपको आंसर भी दे दिया है कि उसकी साइज छोटी होती जा रही है। अब आपको खाली हम्म। हाँ। सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। ये गुप्ता गुप्ता सॉरी, कुंदन गुप्ता, इन्होंने बताया था कि इट इज डिवाइड बाय जेड। ओके। तो हम्म। ये जेड से डिवाइड हो रहा था, ऑब्वियसली छोटा होगा, मैथमेटिकली इट इज राइट, हम्म। एब्सोल्युटली राइट। हम्म। लेकिन अब मुझे थोड़ा फिजिकल मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, फॉर्मूला भूल गया मैं, अब फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, फिर भी मुझे इसका आंसर बताना है, मैं कैसे बताऊंगा। थोड़ा सा सोचिए, आप दोनों का आंसर बिल्कुल नियर अबाउट सही है, थोड़ा सा और सोचिए। मीन्स अब हम किसी भी चीज को जब डिवाइड करते हैं हाँ हाँ तो वो चीज छोटी होती है, छोटी हाँ हो हाँ, जाती है। ये सही है। सब सपोज 1 है सर, डिवाइडेड बाय हम कुछ भी करें तो 1 से कम ही होगा, हाँ छोटा ही होगा। नहीं, ये सही है। ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, और ये जवाब अभी कुंदन जी ने दिया था, वो जवाब दोनों एकदम सेम है। तो ये सब जवाब तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अभी सपोज मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, मैं इस सब फॉर्मूले को भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे करूंगा। सर मुझे तो सर सिंपल सा ही लग रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ा तो हमारा जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं सर, और हम्म जो एटम बनता है वो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रहता है कॉम्बिनेशन, हम्म। जितना इसमें बढ़ेगा। और हाँ हमने बोर में देखा कि एंगुलर मोमेंटम भी एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन हाँ क्वांटिसाइज होता है। हाँ 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 तो जितना वो बढ़ेगा और वो एंगुलर मोमेंटम करेगा उतना वो पास हाँ। आते जाएगा बस बस बिल्कुल रेडियस सही है, से। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। ओके। मतलब कहने का मतलब जी ये सर। है कि मैंने सब में बोला है कि सब में इलेक्ट्रॉन एक है, पहली बात। ठीक है, ये हम्म। हम्म। जितने भी ये सब में इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसको वापस आपको थोड़ा सा इसमें करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। आ गया व्हाइट बोर्ड। ओके। ठीक है। तो मैं देखो आपको इसमें समझाता हूँ। मेरा क्या था कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक ही था। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक ही था, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ। ठीक है। और ये मेरा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन कितना है? एक प्रोटॉन है। एक। 1। हाँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए। तो क्या हो रहा है कि आपका ये इसको खींच रहा है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन अंदर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
तो ये इसको खींच रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ लिथियम पे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लिथियम है मेरा +1, ठीक है। तो मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये क्योंकि Li+1 है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये आयन तो फॉर्म है। लिथियम का 3 होता है ना सर? हाँ हाँ, सॉरी, हीलियम आएगा ना इसके बाद में। हीलियम, हाँ हाँ, हीलियम। हम्म। हीलियम की। हाँ हाँ, सही सही, थैंक यू फॉर। ओके, तो हीलियम है आपका, हीलियम को मैंने किया प्लस, प्लस कर दिया, तो इसका 2 होता है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक बचेगा। ठीक है। लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 2। प्रोटॉन तो दो, अभी। प्रोटॉन 2 होंगे ना, लिथियम, हीलियम है। प्रोटॉन 2 ही रहे। हाँ, प्रोटॉन 2 ही रहेंगे। तो अब ये 2 प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इसकी साइज छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, छोटा होगा सर, ज्यादा छोटा अट्रैक्ट होगा छोटा करेगा। होगा। ऑब्वियसली। हाँ, यही चीज समझाना चाह रहा था मैं, क्योंकि आप 2 हो गए तो ये छोटा होगा। अब मैं लिथियम की बात करूं, ठीक है, इसको भी Li+2 कर दिया मैंने, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन में से 2 निकाल दिए, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही है, लेकिन मेरे पास प्रोटॉन कितने हो मौलवी, गए, 3 मामा प्रोटॉन जी हो को गए, फोन करके बोल दो, 3 हो मैं थोड़ी जाएगा। देर बाद फोन। ठीक है ना। तो अब 3 प्रोटॉन होके एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर ये मेरा हाइड्रोजन है, तो हीलियम इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे बाद लिथियम और छोटा होगा, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, अभी समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है, जी सर। ठीक है। यस सर, हाँ, यस सर। तो वो अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला और फिजिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों को क्लब करेंगे ना, तभी चीजें याद रहेगी हमको, बाकी सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, भूल जाएंगे 2 दिन में, फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं रहता यस है, सर, ठीक है। लेकिन इन यस सर। चीजों को साथ में करके याद करना है, तो उससे क्या कि हमको हमेशा याद रहेगा। चलो ठीक, नेक्स्ट आपका, हाँ, ये हो गया एनर्जी वाला। अच्छा, okay, it is also possible to calculate velocity of electron moving in these orbits, okay, जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके हिसाब से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। although the precise equation is not given here, qualitatively the magnitude of velocity of electron increase with increase in positive charge, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके जो न्यूक्लियस है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है ना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी जब आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मतलब आपका जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, वैसे आपका ये स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो सपोज ये भी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसका V1 है और इसका V2 है, तो ज्यादा किसका होगा, कौन स्पीड से घूमेगा, V1 और V2, V2 सर। V2, V2। नहीं 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 नहीं, V2 नहीं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिक्रीज विथ इंक्रीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बढ़ रहा है ना, तो ये डिक्रीज होगा, तो V2 कम होगा ना, लेकिन ठीक है। सर एक डाउट था हाँ कि अगर इस न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स रहते हैं, हाँ और जो चार्ज हमारे, जैसे हमने लिथियम का देखा, दो प्रोटॉन्स 3 प्रोटॉन्स वहां पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा सिंगल रहता है बाहर। हाँ हाँ तो जब अगर बॉन्डिंग रहता है और जो फोर्सेस लगेंगे वो तो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। हाँ तो हमारा V1 तो पास में है ना सर, न्यूक्लियस के। हाँ, तो उसके सर ज्यादा स्ट्रांगली वो बाउंडेड रहेगा, तो उसकी इतनी ज्यादा स्पीड कैसे हो सकती है? नहीं वो हमारा दूर, हाँ। हाँ, वो इसमें क्या रहेगा कि वो बाउंड, स्ट्रॉन्गली बाउंड है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये यहाँ से बंधा रहेगा, ये इसका ये इसमें घूमता रहेगा, ठीक है। और इसकी जो इसके हिसाब से मैं आपको उसको मैं फॉर्मूले से समझाऊंगा कि हम्म। ये इसमें घूम रहा है ना, इसीलिए ये स्टेबल है, अगर ये खड़ा रह गया ना, तो ये इसमें चिपक जाएगा, मतलब वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो अगर ये दोनों हम्म। अगर स्टेबल है, मतलब स्टेबल है, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये तो चिपक जाएंगे एक दूसरे से,
ठीक है, तो इसलिए इसका स्पीड ज्यादा होना जरूरी है, अदरवाइज ये तुरंत एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, मैथमेटिकली मैं आपको समझाऊंगा, बट सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अदरवाइज ये अट्रैक्ट करके एक दूसरे को अंदर गिर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस। ओके, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ये वाला आपका वेलोसिटी बढ़ेगी, और सेकंड आपका वैसे एंड डिक्रीज विद इंक्रीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे उसका स्पीड स्लो होता जाएगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गए। अब एक्सप्रेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम क्या था, अगेन मैं आपको बताता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम वही, मतलब ये आपका N1 है, ठीक है, ये आपका N2 है, और ये आपका N3 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा। ठीक है, तो मतलब एक फिक्स अमाउंट एनर्जी इमिट करेगा, मतलब एक फिक्स, मतलब अगर आप उसको देखोगे ना तो खाली मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं, एकदम एक पीक आई वापस जीरो हो गई, मतलब कि कहने का मतलब कि एक मतलब फिक्स एनर्जी का, अगर मैं एनर्जी इधर बढ़ रहा हूँ इस साइड में, तो मेरे कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर लाइट मुझे मिली यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे मिली, फिर मुझे यहाँ पे मिली। ठीक है, तो मतलब अलग अलग मेरे को लाइन मिल रही है, तो ये लाइन, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट रखा, क्योंकि ये लाइन मिल रही है। अगर मुझे लाइन नहीं मिलती, कंटिन्यूस लाइन मतलब ऐसे मिले लगातार हर जगह ऐसे मिलेगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया, मतलब सारी वेवलेंथ मिल रही है मुझे, अगर सारी एनर्जी मिल रही है तो वो मेरा कंटिन्यू स्पेक्ट्रम हो गया, और अगर मुझे लाइन मिल रही है तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, मुझे लाइन कंटिन्यू स्पेक्ट्रम का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप आपकी डेली लाइफ में? कंटिन्यू हमारा साउंड जो होता है, हाँ साउंड बोल सकते हैं। हाँ, साउंड बोल सकते हैं, वेरी गुड। साउंड में भी मतलब बहुत सी वेव होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट का, लाइट, लाइट का भी है। सनलाइट सर, सनलाइट। हाँ सनलाइट, अगर सनलाइट को सनलाइट। आपको देखोगे ना तो वो 7 तरह की लाइट, 7 तरह के कलर, मतलब 7 कलर से विब्ग्योर से बना हुआ होता है ना हाँ, विग्योर सर। हाँ, तो विब्ग्योर से बना होता है, मतलब वॉयलेट, आयोडाइड, ऑरेंज, जो भी है 7 कलर, उनसे मिलकर बना होता है। तो अगर उसको आप उसकी अगर एनर्जी मेजर करोगे ना तो उसकी एनर्जी एक नहीं आएगी, उसकी मतलब एनर्जी सारी पीक्स आएगी उसमें, इस टाइप से उसका स्पेक्ट्रम आएगा, मतलब उसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रम आएगा, तो उसको हम कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारी तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, तो अभी हम लाइन स्पेक्ट्रम ब्राइट की, हाँ हाँ बोलिए। मीन्स उसकी जो लाइन है वो ब्राइट रहती है। हाँ ब्राइट, क्योंकि सारी एनर्जी रहेगी उसमें, तो सारी एनर्जी वो सारी छोड़ रहा है। एनर्जी। हाँ जी। ठीक है, तो अब लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई एफ अपॉन डेल्टा आई। ये क्या है कि जो आपका एनर्जी छोड़ रहा है वो ई एफ, मतलब एनर्जी ऑफ फाइनल एंड एनर्जी ऑफ इनिशियल। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं एक मिनट। जो आपका ई एफ है वो है आपकी इनिशियल एनर्जी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली। ठीक है, और आपका ई आई है, सॉरी ई एफ, सॉरी ई एफ फाइनल है ना, सॉरी जस्ट मिनट। चलो इसमें कहीं आएगा, अभी देख लेते हैं। मैं इसमें लिखा हुआ नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ये हो गया आपका फाइनल एनर्जी, यही। चलो ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ इनिशियल और फाइनल का? ये आपका इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो इनिशियल एनर्जी कहाँ होगी? इनिशियल एनर्जी कौन सी ऊपर। होगी? ऊपर वाली, वेरी गुड। ऊपर ओके, वाली। हाँ ऊपर वाली इनिशियल होगी, और ये कूदने के बाद इसकी जो एनर्जी होगी वो फाइनल होगी। ठीक है, तो अब फाइनल इसको, होगी, हाँ यस।
बस। अब ये जो यहाँ से यहाँ कूद रहा है तो इसकी एनर्जी जो ये छोड़ रहा है उस एनर्जी को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो एनर्जी होगी इसके डेल्टा ई के इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका गेप, इसका जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ई होगा। ठीक है, तो इस डेल्टा ई को हमको मेजर करना है, इसके लिए हम अभी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या बात करने जा रहे हैं? यस Good. Okay. तो where ni and nf stand for initial and final orbits. ओके, तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर एच आपका वही रेबर कांस्टेंट है, एन एफ मतलब फाइनल ऑर्बिट जिसमें वो कूदा है, और एन आई वो ऑर्बिट जिससे वो कूदा है। एन एफ जिसमें कूदा है, वो एन आई जिससे कूदा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से कूदा है तो आपका एन एन आई होगा ये वाला। ठीक है, और एन एफ होगा ये वाला। समझ गए? यस ठीक है, तो इसको हाँ इसकी वैल्यू रखेंगे। सपोज ये एन इज इक्वल टू 2 है और ये एन इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा रख लूंगा कि मेरा एन 1 है, तो यहाँ पे एन की जगह 1 रख दूंगा और यहाँ पे 2 रख दूंगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दूंगा, तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना सिंपल है। ठीक है, एक दो अगर न्यूमेरिकल करोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। ओके, तो इसी फॉर्मूले को इन्होंने थोड़ा सिंपल किया है। ठीक है, आर एच दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया मतलब बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो देखो इसको क्या होगा, मैं इसको थोड़ा डिराइव कर लेता हूँ। माइनस आर एच कॉमन है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1। चलो माइनस के लूंगा, सिर्फ आर एच ही लेता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/nf²। ओके, और ये माइनस में रहेगा, और सेकेंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस na²। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई? यस यहाँ सर। से यहाँ कैसा है मैं क्लियर हुआ ना? अब इसमें देखिए ये वाला माइनस है, -1/n(f²) प्लस हो, तो ये प्लस वाली है, इसको मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा ना। तो देखो वो वही यहाँ लिखा है, इसने ni² को पहले लिख दिया, देन nf², तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिर आर एच की वैल्यू मुझे पता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी, और बाकी का रिमेंस है, तो फाइनली ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है बट इसको बस सिंप्लीफाइड किया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है ना, इसको बस सिंप्लीफाइड किया। एक जी बार सर। इसको आप स्लाइड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी आपके साथ, तो इसको एक बार कॉपी में 2-3 बार लिखिए, इसको डिराइव करिए आराम से, इसको समझ में आ जाएगा आपको, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिए, मैं आपको वापस समझाऊंगा, लेकिन इसको खुद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये चीजें लिख के करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये सब चीजें ना बहुत बेसिक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आती, तो मतलब आपको मतलब आगे कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ करने जाओगे, तो ये चीजें बहुत बेसिक्स है। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एनर्जी स्टेट्स क्या होती है, हाउ इलेक्ट्रॉन जंप, ये सब बेसिक चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर रखा है, देखिए क्या है, अगेन क्या कर रखा है, इसको कर रखा है कि आपका न्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू एच न्यू। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि न्यू न्यू पता करना है हमको, ये पता करना है, तो इस एच को मैंने यहाँ 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 ट्रांसफर कर दिया, तो ये डिवाइड बाई एच हो जाएगा। ये सिंपल सी मैथ्स है 30 क्लास की, न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है, यही यहाँ पे देखिए किया है। डेल्टा ई मतलब एनर्जी, क्योंकि हमारी वो इमिट कर रहा है, डेल्टा ई में हम शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डेल्टा ई अपॉन एच। ठीक है, डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, वो क्या था, आर एच 1/n² माइनस 1/nf²। तो यहाँ पे डिवाइड बाई एच है, इसलिए मैंने डिवाइड बाई एच कर दिया। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, फर्स्ट वाला? जी सर। बिल्कुल सिंपल है ना, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा ई की वैल्यू प्रीवियस स्लाइड से निकाली थी, उसमें मैंने केवल एच को डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया।
देन RH की वैल्यू मुझे पता है, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे पता है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, तो इसको बस लिख के इसको सोल्व कर दिया, तो सोल्व कर दिया तो मुझे ये फाइनली ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आ गया। तो एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूले डिराइव हो गए, है ना। देन ये आपका हो गया वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, न्यू अपॉन सी। सी इज इक्वल टू लाइट, सी होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁻8। ठीक है, RH की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, और ये RH की वैल्यू नहीं है, RH/H। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली थी RH/H की 3.29, वो मैंने यहाँ लिख दी, डिवाइड बाय प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड। ओके, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये आपका वेव नंबर है। तो हमने क्या 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 कैलकुलेट कर लिया बोर से, एनर्जी कैलकुलेट कर ली, रेडियस कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, और वेव नंबर कैलकुलेट कर लिया। 4 चीजें कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, इन फॉर्मूला को यूज करके 4 चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें वैल्यू रखनी है आपको, कौन से में कौन सा जंप हो रहा है। आप अगर मैं पूछूं, ये न्यूमेरिकल में दूंगा आपको क्विज में, कि सपोज N3 से N1 में अगर इलेक्ट्रॉन कूद रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके उसको निकालना है। ठीक है, तो आप जब बोलोगे, मैं एक दिन की क्विज लेंगे हम, तो उस क्विज में करेंगे। उसके बाद उसका आपका जो भी मतलब मंथली हम 2 क्विज लेंगे, उसके हिसाब से जो भी मार्क्स होंगे वो मैं भेज दूंगा आपके कॉलेज में, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा। ये अभी आपका, सर हाँ नेक्स्ट हाँ बोलिए। नेक्स्ट डे का सर मतलब क्या रहेगा स्टडी मैटर? ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है ग्रुप में, आप इसको पढ़िए, मतलब जहां से खत्म हुई ना उससे आगे पढ़ाऊंगा मैं, हाँ, है ना। ओके, हाँ, ठीक। मतलब ऑलरेडी ये स्लाइड शेयर्ड है ग्रुप में, तो इसी को मैं ओके, पढ़ाऊंगा कंटिन्यू। तो आप जब तक ये स्लाइड चलती है तो तब तक यही चलेगा टॉपिक। इसके बाद अगर जब मैं ओके, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा, ये चलता रहेगा इस टाइप से। ओके, ठीक है, ठीक तो है, बोर ठीक है। मॉडल को खत्म कर देते हैं आज। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस है, तो ये जल्दी जल्दी मैं पढ़ के आपको खत्म करता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर फाइनल डिटेल। अच्छा, जो मैं आपको बताया ना, जो ये एक लाइन मिली मुझे, मैं आपको बताया था ना एनर्जी में, अगर मैं देखूंगा तो कुछ लाइन मिली थी साहब, ये आपको मैं बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन मिली थी। लेकिन जब इसको वो तो उस टाइम मिल गई थी, ठीक है, जब इन्होंने दिया था। लेकिन अब आजकल क्या कि बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत सारा, तो जब इसको मैक्सिमाइज किया, मैक्सिमाइज मतलब इसको बड़ा किया, ठीक है, तो उसने देखा कि जो एक लाइन है, वो एक लाइन बड़ी, वो फाइन सी छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, एक लाइन जो उसने बताई थी ना, एक लाइन होती है, या एक लाइन होती है, फिर यहाँ पे लाइन होगी, फिर यहाँ पे लाइन होगी, इस तरह से उन्होंने बताई थी। लेकिन जब इसको मैक्सिमाइज किया तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये एक लाइन तो बहुत सी लाइनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये क्यों बनी हुई है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बोर इसके बारे में नहीं समझा पाए थे उस टाइम। ठीक है, तो वो जो डबलेट थे, क्लोजली स्पेस लाइन थी, वो नहीं समझा पाए। ठीक है, ये जो सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो आजकल यूज होती है, उससे ये चीजें दिखती है, बट ये उस टाइम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन